21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल, वैश्विक मुद्दे और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे वैश्विक मुद्दों, उनकी प्रकृति तथा उनके प्रभावों पर। इस विषय वस्तु का अधिगम उद्देश्य है अध्ययनकर्ताओं को वैश्विक समस्याओं की समझ प्रदान करना, वैश्विक समस्याओं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भूमिका को समझना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट के कारणों एवं प्रभावों की गहन समझ विकसित करना, सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टिकोण से सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करना, वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन को विकसित करना। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैश्विक मुद्दे और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या अंतर है। वैश्विक मुद्दे वे गंभीर समस्याएं हैं जो संपूर्ण मानवता और विश्व को प्रभावित करती हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण, गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या विस्फोट, स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद, युद्ध, शरणार्थी समस्या, मानवाधिकार उल्लंघन, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता, ऊर्जा संकट और जल संकट जैसे अनेकों मुद्दे शामिल हैं। जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे। इनमें पर्यावरण की रक्षा करना, संसाधनों की बचत करना, नवीनीकरण ऊर्जा अपनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, शांति और सहिष्णुता स्थापित करना, विविधता का सम्मान करना और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास करना आदि शामिल है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक प्रयास मिलकर वैश्विक मुद्दों के समाधान में सहायक होते हैं। आइए अब वैश्विक मुद्दों की परिभाषा और प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वैश्विक मुद्दे वे समस्याएं हैं जो किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व और मानव समाज को प्रभावित करती है। इनका प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं जनमानस पर सीधे सीधे देखा जा सकता है। वैश्विक मुद्दों की प्रकृति यानी स्वरूप की बात करें तो वैश्विक मुद्दे सार्वभौमिक प्रभाव डालते हैं। ये समस्याएं पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या महामारी हो। ये सीमाओं से परे होती हैं, किसी एक देश के पास इसका समाधान नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से और समस्त मानव प्रजाति के सहयोग से ही इसका समाधान निकल सकता है। बहुआयामी प्रकृति की होती हैं, उसमें पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, समाज के प्रत्येक अंग पर ये प्रभाव डालती हैं। मानव अस्तित्व के लिए सदैव चुनौतीपूर्ण समस्याएं रहती हैं, चाहे वो मानव जीवन की शांति की हो, विकास या अस्तित्व पर हो, ये प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं। इनका समाधान दीर्घकालिक और जटिल होता है। लंबे समय तक योजनाबद्ध प्रयासों से ही ये समाधान निकाले जा सकते हैं और आपस में परस्पर जुड़ाव भी रहता है। एक वैश्विक समस्या दूसरी वैश्विक समस्या को जन्म देती है। तो वैश्विक समस्याएं, एक वैश्विक समस्या अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग है तो उससे दूसरी वैश्विक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जो पर्यावरणीय संकट को पैदा करेगी। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वैश्विक समस्याओं को निपटने के लिए सभी देशों का सहयोग और व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी आवश्यक है। इसी प्रकार वैश्विक मुद्दे जटिल और बहुआयामी समस्याएं हैं। इनके समाधान हेतु सामूहिक प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए अब वैश्विक और स्थानीय समस्याओं में अंतर को समझते हैं। वैश्विक समस्याएं जो पूरी दुनिया और कई देशों को प्रभावित करती हैं। स्थानीय समस्याएं ऐसी समस्याएं जो किसी विशेष क्षेत्र, शहर, गांव या समुदाय तक सीमित रहती हैं। वैश्विक समस्या पूरे विश्व पर असर डालती हैं, जबकि स्थानीय समस्या हमारे जो क्षेत्र है हमारे या स्थानीय समाज को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोविड-19 की बात करें, आतंकवाद की बात करें, ऊर्जा संकट की बात करें, औद्योगिकरण की बात करें या वैश्विक व्यापार की इन समस्याओं की बात करें तो ये सब वैश्विक समस्याएं हैं। जबकि अगर हम स्थानीय समस्याओं की बात करें तो किसी देश में बेरोजगारी संकट है, किसी
स्थान क्षेत्र में यातायात की समस्या है, किसी स्थान में कचरा निपटाने की समस्या है। वैसे तो कचरा आज की डेट में ग्लोबल समस्या है, लेकिन फिर भी किसी स्थानीय क्षेत्र पर ज़्यादा कचरा है, वहाँ से हटाना है। स्थानीय प्रदूषण है, बिजली कटौती है, जल संकट है। ये थोड़ी देर के लिए स्थानिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बृहद रूप में देखा जाए तो पीने योग्य पानी एक दीर्घकालीन अवधि के लिए पूरे वैश्विक संकट है। हमें सोचना होगा कि कैसे हम जल जीवन को किस तरह से प्रत्येक मनुष्य तक, आने वाली पीढ़ियों तक इसे संचालित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। कारणों की बात करें तो अधिकांश वैश्विक समस्याएं औद्योगिकरण, वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या जनसंख्या विस्फोट के कारण है, जबकि स्थानीय समस्याएं ज़्यादातर जो देखी जाती हैं वे स्थानीय संसाधनों का अधिक दोहन, दुरुपयोग करना, क्षेत्रीय प्रशासन की कमी या स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं। समाधान के तौर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक समझौते और बहुराष्ट्रीय नीतियां जो अपनाई जाएंगी उनसे वैश्विक समस्याओं का समाधान होता है, जबकि स्थानीय प्रशासन, समुदाय की भागीदारी या जन जागरूकता अभियान के माध्यम से हम स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दीर्घकालिक असर पूरी दुनिया और पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ने वाली वैश्विक समस्याएं होती हैं, जबकि स्थानीय समस्याएं अल्पकालिक या मध्यकालिक होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ स्थानीय समस्याएं अगर विकराल रूप ले ले तो ये राष्ट्रीय या वैश्विक समस्या भी बन सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 शुरुआती दौर पर चाइना की किसी लैब से डेवलप हुआ। वो वहाँ पर स्थानीय समस्या के रूप में आया, लेकिन जब उसका असर फैला तो पूरी दुनिया में फैल गया और वो एक वैश्विक समस्या हमारे सामने बन गया। जिम्मेदारी की बात करें तो वैश्विक समस्याओं के लिए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सभी देश मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, जबकि स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय सरकार, नगरपालिका, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से हल की जा सकती हैं। अब कुछ प्रमुख वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो वैश्विक समस्या है वो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से आशय है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दीर्घकालीन और व्यापक परिवर्तन। यह केवल मौसम की अस्थायी स्थिति में बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव और महासागरीय धाराओं में जो स्थायी परिवर्तन हो रहा है वो सबके लिए चिंता का विषय है और ये जलवायु परिवर्तन को सीधे सीधे द्योतक है। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन लंबे समय तक अगर देखा जाए तो ऐसा होने लगता है कि गर्मियों का मौसम जाड़ों की तरफ या जाड़ों का मौसम गर्मियों की तरफ या बरसात बहुत लंबे समय तक या ग्रीष्मकाल बहुत लंबे समय तक अवधि तक स्थायी हो जाता है। इन समस्याओं के लिए क्या मुख्य कारण है? इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई, तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण और कृषि पद्धतियाँ विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। अब यहाँ पर एक विषय समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना। यह मुख्य रूप से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम परिभाषा रूप से समझें तो होता क्या है कि सूर्य से आने वाले विकिरण को, ऊर्जा को पृथ्वी अवशोषित करती है और दिन में जब अवशोषित ऊर्जा को रात में पृथ्वी अपने आप को ठंडा करने के लिए थोड़ा इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में उसको उत्सर्जित करती है। लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर बना हुआ वायुमंडल है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्राइट्स है, इनके कारण जो हमारा रेडिएशन है अर्थ का, जो अर्थ रेडिएट करता है वो ट्रैप हो जाता है और दोबारा अर्थ की ओर वापस आ जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थ का एक ग्लोबल टेम्परेचर ईयर बाय ईयर बढ़ने लगता है। जैसे आने वाले 50 सालों में या 100 सालों में आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 25 से 26, 27, 28 या 50 साल की बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 साल की बात करें तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना रहती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए और हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करने के लिए एक विशेष कारक। इसका जो प्रभाव है मुख्य रूप से मानव गतिविधियां जैसे उद्योग, वाहन, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, अत्यधिक दहन, वनों की कटाई, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ये गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक देती है, जिसके कारण पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ता है।
प्रमुख वैश्विक समस्याओं में ग्लोबल वार्मिंग, जिसका जो साइड इफेक्ट है, अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, तो एक तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, जो समुद्र स्तर पर तटीय क्षेत्र हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, वो डूबने की कगार में आएंगे। क्यों डूबने की कगार में आएंगे? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे। और ये केवल हिमालय रीजन के ग्लेशियर की बात नहीं हो रही है, अटलांटिका साउथ पोल पर जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र डूबने लगेंगे और मौसमों का असामान्य होना एक साधारण घटना हो जाएगी। कहीं सूखा बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ हो जाएगी। मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हीट वेव्स, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलेंगी और कृषि उत्पादन में विशेष रूप से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब फसल लगाने का समय है तब पानी नहीं होगा, जब फसल पक के तैयार होगी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो ये जो समस्या है ये हमें हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। अब एक दूसरी वैश्विक समस्या है जिसका नाम है पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय संकट का व्यापक अर्थ है जिसमें प्रदूषण है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या क्षय है, जैव विविधताओं की हानि है या पारिस्थितिकी असंतुलन जैसे अनेक पहलू शामिल हैं। और ये पर्यावरणीय संकट का जो मुख्य कारण है वह प्रदूषण है। एक छोटा सा उदाहरण है कि जो गौरैया है वो आजकल आपको तराई भाबर में देखने को नहीं मिलती है। कारण क्योंकि जो हमारी प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है, उसका लेवल यहाँ पर पहुँच गया है कि धीरे धीरे जो हमारी स्पेसीज थी, जो स्वच्छ वातावरण में सर्वाइव करने वाली स्पेसीज थी, वो पहाड़ों की ओर को शिफ्ट होते चली गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने के कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि जल, खनिज, वन, ऊर्जा स्रोतों का असंतुलित उपयोग हम लोग करते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय संकट आते हैं। औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैव विविधता का जो संकट है, वो जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं उनकी कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसका सीधे सीधे प्रभाव है पर्यावरणीय संकट। जनसंख्या विस्फोट, अधिक जनसंख्या के दबाव के कारण होता क्या है, जो हमारे संसाधन हैं, खनिज हैं, उनका हम अत्यधिक दोहन कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जो आप ये चित्र देख रहे हैं बगल में, ये चित्र ये दिखा रहा है कि जो समुद्र हैं उसमें प्लास्टिक का जो कचरा है वो इस हद तक बढ़ गया है कि जो समुद्रीय जलवायु का जो संतुलन है, जो समुद्री जैव विविधता है, वो नष्ट होने जा रही है। कई सारे समुद्री जीव जंतु अब नष्ट होने की कगार पर हैं, जिससे कि असंतुलन बिगड़ रहा है। और ये पारिस्थितिकी असंतुलन जब भी बिगड़ता है तब बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात जैसी घटनाएं आवृत्ति के साथ, तीव्रता के साथ देखने को मिलती हैं। हम एक और गंभीर समस्या की बात कर रहे हैं, जो है गरीबी, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा में असमानता। गरीबी वो समस्या है जो केवल विकास की गति को बाधित नहीं करती है, बल्कि मानवता के अस्तित्व और सम्मानजनक जीवन के अंधकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। गरीबी का अर्थ है कि बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा में कमी। आज भी विश्व में लगभग 9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, जो भूख और कुपोषण की समस्या को पैदा करता है, बच्चों में उच्च मृत्यु दर पैदा करता है। शिक्षा से वंचित रहने से समाज का एक अंग बहुत पिछड़ जाता है और एक नई समस्या को पैदा करता है, जिसे सामाजिक असमानता कहते हैं। स्वास्थ्य संकट से आशय है कि जनसंख्या के बड़े हिस्से पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का गंभीर और व्यापक प्रभाव। कोविड-19 महामारी हाल में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग, HIV, एड्स, कैंसर, इबोला वायरस और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है गरीबी और कुपोषण। गरीबी और कुपोषण के कारण हमारी रक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच न हो पाना, आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में हॉस्पिटलों की कमी है। जहां हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर नहीं है, जहां हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं वहां पर इक्विपमेंट, मशीनें नहीं हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्या गड़बड़ा रही है। संक्रामक रोगों और महामारियों की जो समस्या है, वैश्वीकरण में तेज रोग जो है काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। पर्यावरणीय कारक है प्रदूषण और असुरक्षित पेयजल। व्याप्त स्वास्थ्य बजट नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि देशों के पास, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पर्याप्त मात्रा में उतना बजट नहीं होता है, जिससे कि हम प्रत्येक जन तक जो जीवन की आवश्यक
मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुंचा सकें। इसी प्रकार शिक्षा में असमानता भी एक वैश्विक समस्या है। ये लगभग सभी देशों में पाई जाती है कि शिक्षा में असमानता का अर्थ है सभी वर्गों, सभी लिंगों और सभी क्षेत्रों में समान गुणवत्ता की शिक्षा का अवसर न मिल पाना। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व में लगभग 24 करोड़ बच्चे और किशोर शिक्षा से वंचित हैं, जबकि सारे ही देश अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। फिर भी वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है कि 24 करोड़ बच्चे और किशोर शिक्षा से वंचित हैं। अब इसके मुख्य कारण है आर्थिक असमानता। गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, फीस की व्यवस्था नहीं है, या भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनके पास संसाधन नहीं है। लैंगिक भेदभाव, कई क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिसके कारण लड़कियां शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। भौगोलिक असमानता तो आप समझ ही रहे हैं कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय और शिक्षकों की कमी। तकनीकी विभाजन, एक तरफ जो समाज का एक वर्ग है वो ऑनलाइन शिक्षा तक अपनी पहुंच आसानी से बना पा रहा है, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जिसे पढ़ने के लिए जो आवश्यक कॉपी किताब है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की नीतिगत और संरचनात्मक कमियां भी हैं, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे हमें बेहतर करना होगा। मानवाधिकार हनन और सामाजिक असमानता भी एक कारण है जो आज वैश्विक चुनौती बन गई है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अभी आपने नेपाल में देखा है। मानवाधिकार हनन क्या होता है? मानवाधिकार के वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब किसी व्यक्ति को ये सब अधिकारों से वंचित किया जाता है तो सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है, और सामाजिक असमानता के कारण समाज में असंतोष फैलता है। और जब समाज में असंतोष फैलता है, चाहे वो बाल श्रम करने के कारण हो रहा हो, चाहे मानव तस्करी के कारण हो रहा हो, या जाति धार्मिक भेदभाव से हो रहा हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या महिलाओं पर हिंसा के कारण हो रहा हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है, समाज का एक वर्ग जागरूक होता है, होने की कोशिश करता है, असंतोष और संघर्ष बढ़ता है, तो स्थिति वो पैदा होती है जो आपने अभी नेपाल में देखा कि नेपाल के लोगों को लगा कि अमीरों के बच्चों को सारी फैसिलिटी है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, और परिणाम स्वरूप तख्ता पलट। सामाजिक असमानता एक इतना बड़ा कारण है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक आप देख रहे हैं बगल में आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें एक पूंजीपति कई गरीब वर्गों के समतुल्य खड़ा है, जबकि उसका पलड़ा भारी है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जबकि एक दूसरा वर्ग इन सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह रहा है। तो ये केवल एक देश की समस्या नहीं है, ये लगभग सभी देशों के लिए समस्या बनी हुई है। मैं आपको 4 तस्वीरों से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हम इन 4 तस्वीरों को गौर से देखेंगे। पहली तस्वीर कोविड-19 की है, जिसमें आपने देखा कि हम अपने सगे संबंधियों को भी दूरी बनाते हुए उनका दाह संस्कार तक नहीं कर पाए थे। एक दूसरी समस्या देखिए जो जलवायु ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो ग्लेशियर मेल्टिंग्स के कारण हो रहा है, जिसमें आप धराली गांव में अभी कुछ दिन पहले जो पूरा स्लैब आया था, उसके कारण जो लैंडस्लाइडिंग के कारण जो नदी ने अपने मुखाने पर जो भी आया उन सब को तहस नहस कर दिया। ये मानव जनित एक वैश्विक समस्या है। तीसरी ओर आप देखिए कि हम इग्नोर कर रहे हैं और हम जंगलों को जला रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रही है ये नेपाल में जो अभी आपने देखा कि जो तख्ता पलट हुआ है, जो सरकार गिरी है, जो रोष, ये असंतोष के कारण हुआ है, जो समाज में फैला हुआ असंतोष है, उसकी समस्या हम सब ने देखी। तो ये वैश्विक समस्याएं जब अपने विकराल रूप पर आती हैं तो किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं, इसके संबंध में हमने जाना। धन्यवाद।